मुझे डोज देने में कामयाब हो गया। तालिब ने पूरी तफसील से मिर्जा को आगाह किया। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नौशीना ने ऐसी हरकत क्यों की, और फिर वो यूरोपियन निषाद नौजवान किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? क्या कोई गैर मुल्की पार्टी भी हमारे मुकाबले पर आ गई है? मिर्जा के चेहरे पर उलझने ही उलझने बिखरी हुई थी। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ चलें ताकि आपके सामने ही नौशीना से ये राज उगलवाया जाए। तालिब ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, अब नौशीना ही इस मोमे को हल कर सकती है, मिर्जा ने उठते हुए कहा, और तालिब भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं कपड़े तब्दील कर आऊं, मिर्जा ने एक और कमरे की तरफ जाते हुए कहा, और तालिब दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिर्जा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके जिस्म पर सूट था जो काफ़ी कीमती था, शेव भी की हुई थी। तुम तो कार में आए होगे, उसे कहाँ पार्क किया है? मिर्जा ने तालिब से पूछा। मैंने इस कॉलोनी में कार लेकर आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसे साथ वाले बाजार में खड़ा कर दिया था, तालिब ने कमरे से सहन में आते हुए कहा। लेकिन अब हम कार में नहीं जाएंगे, टैक्सी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है दूसरी पार्टी तुम्हारी गाड़ी पहचान चुकी हो और अब उसकी निगरानी कर रही हो। मिर्जा ने मकान के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं किसी को भेजकर कार मंगवा लूंगा, तालिब ने कहा, और फिर वो दोनों पैदल बाजार जाने वाली सड़क पर चलने लगे। जोसेफ को वो तीनों लिए हुए जंगल के एक इंतहाई शुमाल की तरफ बढ़ते गए। काफी दूर जाकर उन्होंने जोसेफ को रोक दिया। इसकी आंखों पर पट्टी बांधो, उनमें से एक ने हुक्म दिया जो उन दोनों का लीडर मालूम होता था, और एक ने जेब से स्याह रंग की पट्टी निकालकर जोसेफ की आंखों पर बांध दी। राइफल की नाल बदस्तूर जोसेफ की पुश्त से लगी हुई थी। अब दो आदमियों ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद जोसेफ को सीढ़ियां उतरने का हुक्म दिया गया तो जोसेफ हैरान हुआ कि जंगल में सीढ़ियां कहां से आ गईं। बहरहाल वो सीढ़ियां उतरता चला गया। फिर सपाट जमीन आ गई। रुक जाओ, जोसेफ को एक बार फिर रुकने का हुक्म मिला और जोसेफ रुक गया। उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। वहां तेज रोशनी थी, इसलिए जोसेफ की आंखें झपक गईं। अंधेरे से एकदम रोशनी में आ जाने से चंद लम्हे तक तो वो आंखें पूरी तरह खोल न सका। फिर जब उसकी आंखें रोशनी से मानूस हो गईं तो उसने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है। इसके सामने एक नकाबपोश मौजूद था। उसके इर्द गिर्द वही तीन आदमी हाथों में राइफलें लिए खड़े थे। उन तीनों के चेहरे भी नकाबों में छुपे हुए थे। ये है कौन और उसे यहाँ किस लिए लाए हो? नकाबपोश ने घुर्राहट आमेज लहजे में कहा। बॉस, ये दो नए शिकारी थोड़ी देर पहले डेंजर जोन में दाखिल हुए थे। उनमें से एक पर शेर ने हमला कर दिया, वो मारा गया। दूसरा ये छुप गया था। इन नकाबपोशों में से एक ने इंतहाई मुतबाना अंदाज में कहा। डेंजर जोन में शिकार और इस वक्त? बॉस ने इंतहाई हैरत से कहा। यही तो अजीब बात है बॉस, नकाबपोश ने कहा। क्या उन पर हाइपर मशीन नहीं आजमाई गई थी? बॉस ने पूछा। हाइपर मशीन से उन पर 5 बार किए गए थे, लेकिन ये दोनों इंतहा से ज्यादा फुर्तीले निकले। हाइपर मशीन इनका कुछ न बिगाड़ सकी, उल्टा हमारे 2 आदमी इन्होंने मार गिराए, नकाबपोश ने जवाब दिया। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये शिकारी नहीं बल्कि कुछ और है, बॉस ने घुर्राहट भरे लहजे में कहा। जी हाँ बॉस, इसलिए मैंने इसे जिंदा गिरफ्तार करके ले आना मुनासिब समझा ताकि आप इससे मालूमात हासिल कर सकें, नकाबपोश ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया, बॉस ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। जोसेफ खामोशी से खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कौन हो तुम? बॉस ने कड़कते हुए जोसेफ से पूछा। जोसेफ द ग्रेट, जोसेफ ने फखरी अंदाज में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे आगा हशर के ड्रामे में काम कर रहा हो। शट अप यू नॉनसेंस, इसे सामने वाले सतून से बांध दो, बॉस ने नकाबपोशों को हुक्म देते हुए कहा। जोसेफ ने सोचा अब वक्त आ गया है कि यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो इसलिए खामोशी से चुपचाप नकाबपोशों के साथ चला आया था कि वो कहीं बेहोश इमरान को गिरफ्तार न कर लें। इसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उसने खामोशी इख्तियार की थी। एक नकाबपोश ने राइफल से उसे सतून की तरफ चलने का इशारा किया। जोसेफ कमरे के दरमियान चलते हुए एक मजबूत सतून की तरफ बढ़ गया। बॉस इतने में एक अलमारी से चमड़े का कोड़ा निकाल चुका था। जोसेफ ने अचानक चलते चलते बॉस के कोड़े पर हाथ डाल दिया। दूसरे लम्हे कोड़ा उसके हाथ में था। इससे पहले कि कोई संभलता, जोसेफ ने तेजी से कोड़ा लहराया और वो शराब की आवाज से ब्रेन गन वाले नकाबपोश के हाथ पर लगा। इसके हाथ से ब्रेन गन छूटकर दूर जा गिरी। दूसरे नकाबपोश ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली। इतनी देर में जोसेफ वहां से हट चुका था। गोली जोसेफ के दाएं तरफ खड़े हुए एक नकाबपोश के सीने में लगी और वो एक करबनाक चीख मारते हुए जमीन पर ढेर हो गया। फिर तो कमरे में भूचाल आ गया। जोसेफ इंतहाई तेजी से कोड़ा घुमा रहा था
और कमरा नकाब पोशों की चीखों से गूंज रहा था। वो इन्हें इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था कि वो कमरे से बाहर निकल सकें। वैसे कमरे में चारों तरफ फोम की चादरें फिट थीं, इसलिए ये कमरा साउंड प्रूफ भी था। नतीजतन नकाब पोशों की चीखें बाहर जा ही न सकी। थोड़ी देर बाद नकाब पोश फर्श पर ढेर हो चुके थे। जोसेफ इसी तरह वहशत से उन पर कोड़े बरसा रहा था। उसके हाथ बिजली की सी तेजी से घूम रहे थे। शराब शराब की आवाजें और नकाब पोशों की करबनाक चीखों से पूरा माहौल इंतहाई खौफनाक और भयानक हो गया था। चंद ही लम्हों बाद तीनों नकाबपोश बेहिस हरकत हो गए। वो बेहोश हो चुके थे। जोसेफ ने हाथ रोक लिया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। चंद लम्हे तक वो लंबे लंबे सांस लेता रहा। फिर उसने जख्मों से पुर नकाब पोशों के चेहरों से नकाब खींच लिए। वो सब मुकामी मालूम होते थे। अब जोसेफ के सामने मसला वहां से निकलने का था। कमरे में कहीं दरवाजा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए चंद लम्हे तक वो हैरत से इधर उधर देखता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र कोने में एक छोटी सी मेज पर पड़ी, जिसकी साइड में 2 मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे हुए थे। जोसेफ ने एक नकाब अपने चेहरे पर बांध लिया और फिर सब्ज रंग का बटन दबा दिया। सारे कमरे में मौजूद फोम की चादरें गायब हो गईं। अब कोने में एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। उसने दूसरा बटन दबा दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जोसेफ ने जमीन पर पड़ी हुई एक ब्रेन गन उठाई और दरवाजे से बाहर निकल आया। ये एक लंबी सी गैलरी थी जो अब सुनसान पड़ी हुई थी। वो खामोशी से दाएं साइड पर चलने लगा। अचानक उसे आहट सी महसूस हुई। जोसेफ फुर्ती से एक सतून के पीछे छुप गया। एक नकाबपोश था जो सामने से चला आ रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ इस तरफ आ रहा था जिधर जोसेफ छुपा हुआ था। जैसे ही वो जोसेफ के करीब से गुजरा, अचानक जोसेफ ने उसके सीने पर ब्रेन गन की नाली रख दी। वो नकाबपोश झटक कर रुक गया। वापस मुड़ो, जोसेफ ने गुर्राहट आमेज लहजे में कहा। लेकिन मेरा कसूर? नकाबपोश ने न जाने जोसेफ को क्या समझते हुए खौफजदा अंदाज में पूछा। तुम अंदर क्यों दाखिल हुए थे? जोसेफ ने गुस्से से भरपूर आवाज में सवाल किया। लेकिन मैं तो ड्यूटी खत्म करके आ रहा हूँ। आने वाले नकाबपोश की आवाज में हैरत थी। नहीं, वापस जंगल में चलो, जोसेफ ने राइफल की नाल को झटका देते हुए कहा। मगर नकाबपोश वाकई हैरान था कि आखिर मसला क्या है। चलो, जोसेफ ने और ज्यादा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा और नकाबपोश कंधे झटकता हुआ वापस मुड़ गया। ये एक खासा वसी हाल था। हाल के दरमियान में एक कुर्सी पर नौशीना बंधी हुई बैठी थी। उसका शौक कलर का सूट जगह जगह से फट गया था। उसका चेहरा खौफ और दहशत की ज्यादती की वजह से बिगड़ गया था। सुर्ख और सफेद रंग गहरी धरती में तब्दील हो चुका था। इसके बाएं साइड पर मार्टिन खड़ा था और ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मकड़ी अपने जाले में फंसी हुई मक्खी को देखती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मार्टिन चौंका और फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने 2 नकाबपोश मौजूद थे। दोनों के नकाब इंतहाई गहरे सुर्ख रंग के थे। शैतान, उनमें से एक ने मार्टिन से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द आवाज में कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, मार्टिन ने मोदमाना तौर पर झुकते हुए कहा और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। नौशीना की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, वो खौफ से चीखने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, नौशीना ने कहा। बकवास बंद करो लड़की, तुमने गद्दारी की है, उनमें से एक ने मनमनाई हुई लेकिन इंतहाई सर्द आवाज में कहा। ये यकीनन मिर्जा की आवाज़ थी। नहीं बॉस, आपको गलत इत्तला दी गई है, नौशीना की आवाज़ खौफ से लरस रही थी। मत भूल ए लड़की, मेरा नाम शैतान है और शैतान को कोई धोखा नहीं दे सकता, मिर्जा ने रूह में उतर जाने वाली घुर्राहट से कहा। नौशीना खौफ के मारे बेख्तियार रोने लगी। अपने आंसुओं को रोक लो, शैतानों पर ये हरबे कारगर नहीं होते। और जवाब दो कि होटल 3 क्रॉस में जहां तुमने हमारे कारिंदे को खुफिया पैगाम पहुंचाया था और जब वो जाने लगा तो तुमने जिस यूरोपियन निषाद नौजवान को मखसूस इशारा किया था वो कौन था? मिर्जा ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। मैं नहीं जानती बॉस, मैंने किसी को इशारा नहीं किया, खुदा शाहिद है, नौशीना ने जवाब देते हुए कहा। खुदा का नाम हमारे सामने मत लो, शैतानों के सामने खुदा की कसम खाना बेकार है। सच सच बता दो, वरना शैतान किसी पर रहम नहीं किया करते, दूसरे शैतान तालिब ने खौफनाक आवाज में कहा। नौशीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बेख्तियार आंसू बहाने लगी। उसे यकीन हो गया कि ये शैतान उसकी किसी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मार्टिन, अचानक तालिब चीखा। यस बॉस, मार्टिन ने एकदम अटेंशन होते हुए कहा। अपना चाकू निकालो और इस लड़की का दायां कान काट दो, तालिब ने हुक्म देते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझ पर रहम करो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को कोई इशारा नहीं किया था, नौशीना खौफ से चीख उठी।
लेकिन मार्टी ने फुर्ती से जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला। फिर कमरे में चाकू खुलने की आवाज उभरी। दूसरे लम्हे मार्टिन चाकू लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता नौशीना की तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बेगुनाह हूँ। नौशीना चाकू को अपने नजरों के सामने देखकर चीखने लगी। फिर दूसरे लम्हे हाल नौशीना की तवील और दर्दनाक चीख से गूंज उठा। मार्टिन ने इंतहाई बेरहमी से चाकू के एक ही वार से उसका दायां कान काट दिया था। उसके कटे हुए कान से सुरुख सुरुख खून तेजी से बहने लगा। नौशीना का सर एक तरफ ढलक गया। वो खौफ और तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। इसे होश में लाओ, मिर्जा की जज्बाती सी आरी आवाज गूंजी और मार्टिन ने एक भरपूर थप्पड़ नौशीना के गाल पर जमा दिया। नौशीना एक झटके से होश में आ गई। उसकी आंखें खौफ से उबल रही थीं। वो एक लम्हे तक अपने सामने खड़े दोनों शैतानों को देखती रही। फिर उसने दोनों को गालियां देनी शुरू कर दी। नाक काट डालो, मिर्जा ने मार्टिन को हुक्म देते हुए कहा। काट दो, मेरा सारा जिस्म काट दो, तुम वाकई शैतान हो, नौशीना चीखने लगी। दूसरे लम्हे मार्टिन ने चाकू के 2-3 वारों से नौशीना की नाक काट डाली। नौशीना एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। इसका खूबसूरत चेहरा इंतहाई भयानक और खौफनाक मालूम होता था। होश में ले आओ, तालिब ने कड़कते हुए कहा और मार्टिन ने एक बार फिर नौशीना के रुखसारों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। 4-5 थप्पड़ों के बाद नौशीना एक बार फिर होश में आ गई, लेकिन अब वो बुरी तरह चीख रही थी। बताओ लड़की, वो कौन था जिसको तुमने इशारा किया था, वरना अब आंखें निकलवा दूंगा, मिर्जा ने इंतहाई बेरहम आवाज में कहा और मार्टिन ने चाकू की नोक नौशीना की खूबसूरत आंखों की तरफ बढ़ाई। बताती हूँ तुम्हें उन शैतानों का वास्ता, रुक जाओ, पानी पानी, नौशीना ने चीखते हुए कहा। मार्टिन रुक जाओ और इसे पानी दो, तालिब ने मार्टिन को हुक्म देते हुए कहा। मार्टिन रुक गया। उसने चाकू बाएं हाथ में पकड़ा और हाल के कोने की तरफ बढ़ गया। वहां उसने एक सुराही से गिलास में पानी भरा और लाकर नौशीना के मुंह से लगा दिया। मेरे हाथ खोल दो, मैं होंठों से खून पोंछना चाहती हूँ, नौशीना ने इंतहाई इल्तिजाई अंदाज में कहा, जिसके चेहरे पर खून ही खून फैला हुआ था। इसके हाथ खोल दो, मिर्जा ने मार्टिन को हुक्म दिया। मार्टिन ने पानी का गिलास नीचे रखा और फिर चाकू की मदद से उसके दोनों हाथों की रस्सियां काट दी। नौशीना के हाथ जैसे ही आज़ाद हुए उसने मुंह पर से खून पोंछा, लेकिन खून मतवातिर बह रहा था। मार्टिन ने पानी का गिलास उसके खून आलूद हाथों में पकड़ा दिया। नौशीना ने एक लम्हे के लिए गिलास की तरफ देखा, फिर उसने गिलास को बाएं हाथ में पकड़ा और फिर उसका दायां हाथ तेजी से उसके मुंह की तरफ बढ़ा। मार्टिन ने समझा कि वो खून पोंछना चाहती है, लेकिन नौशीना की उंगली में मौजूद एक अंगूठी का ढक्कन खुला और उसमें मौजूद सफूफ उसके हलक में चला गया। दूसरे लम्हे नौशीना गिलास से मुंह लगा चुकी थी। मार्टिन ने नौशीना की ये हरकत देख ली थी। उसने फुर्ती से गिलास उसके हाथों से छीन लिया, लेकिन वो गिलास खाली कर चुकी थी। हा हा हा, मैंने जहर खा लिया है शैतानों, अब तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकते, नौशीना ने केका मारते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसका सर ढलक गया। मार्टिन ने आगे बढ़कर उसका सर सीधा किया, लेकिन वो उन शैतानों की दस्त दरस्त से दूर जा चुकी थी। उफ, ये बुरा हुआ, इस लड़की को मरना नहीं चाहिए था, अब मैं फिर तारीकी में चला गया हूँ, मिर्जा ने हाथ मलते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें ख्याल भी नहीं था कि ये इस तरह खुदकुशी कर लेगी, तालिब के लहजे में अफसोस का आंसर मौजूद था। मार्टिन, इसकी लाश ठिकाने लगा दो, तालिब ने मार्टिन से मुखातिब होते हुए कहा। ओके बॉस, मार्टिन ने झुकते हुए मुतबाना अंदाज में कहा और फिर वो दोनों शैतान वापस मुड़े और दरवाजे से बाहर निकल गए। इमरान जीप दौड़ाता हुआ सीधा बेजाद महल पहुंचा। उसने जीप पोर्च में रोकी और खुद उतरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। गनीमत ये था कि महल के सारे मकीन सोए हुए थे, इसलिए इमरान की हालत किसी पर जाहिर न हो सकी। कमरे में पहुंचने के बाद वो सीधा अपने अटैची केस की तरफ बढ़ा। उसने अटैची केस खोला और उसमें से एक जेबी ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। कमरे का दरवाजा उसने अच्छी तरह बंद कर दिया था। बटन दबने के चंद लम्हे बाद ही राब्ता कायम हो गया। हेलो ब्लैक जीरो, इमरान स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, ब्लैक जीरो स्पीकिंग, दिस साइड, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज हो रही। तुम अभी तक जाग रहे हो, वरना मेरा ख्याल तो ये था शायद काफी देर बाद राब्ता कायम हो, ओवर, इमरान ने पूछा। मैं जाग रहा था इमरान साहब, मैं बैनुल अक़वामी मुजरिमों की फाइल का मुताला कर रहा था, ओवर, ब्लैक जीरो ने जागने की वजह बताते हुए कहा। क्यों जनाब, खैरियत तो है? खुद अपना फोटो उस फाइल में लगवाने का इरादा तो नहीं, ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं साहब, खुदा माफ रखे, मेरा फोटो इसमें लगा और आपने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाली, ओवर, ताहिर ने हंसते हुए कहा।
अच्छा ताहिर, तुम्हारी मर्जी, वरना मैंने तो तुम्हें ऑफर दे दी है। ओवर। इमरान ने भी हंसते हुए कहा, एक शर्त पर ऐसा हो सकता है कि आपका फोटो भी मेरे साथ लगे। ओवर। ताहिर ने तजवीज पेश की, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अखबारों में मुजरिमों के साथ पुलिस वालों के फोटो छपते ही रहते हैं। ओवर। इमरान ने जुमला मारा, इस लिहाज से नहीं बल्कि उस्ताद शागिर्द के लिहाज से फोटो लगे तब तो बात बनेगी। ओवर। ताहिर ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा ताहिर, मजाक एक तरफ, अब मैं जो कुछ कहूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें इल्म है इस वक्त मैं रियासत प्रेम नगर में मौजूद हूँ। मेरा ख्याल था कोई छोटा मोटा केस होगा, लेकिन यहाँ तो मामला काफी ऊंचा जाता हुआ मालूम होता है। इसलिए तुम कल सुबह सफदर कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया को रियासत प्रेम नगर भिजवा दो। वो यहाँ मेकअप में आएंगे और होटल सनरेज में ठहरेंगे। मैं उन्हें यहाँ कांटेक्ट कर लूंगा। पार्टी लीडर के लिहाज से उन्हें मेरी बातों की तामील का हुक्म जरूर दे देना। ओवर। इमरान ने तफसील से हिदायत देते हुए कहा, बहुत बेहतर सर, मैं कल सुबह मेंबर्स को पहली फ्लाइट पर भिजवा दूंगा। ओवर। ब्लैक जीरो ने मोतबाना लहजे में कहा, ओके ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर वापस बैग में रखकर उसने कपड़े उतारे और स्लीपिंग सूट पहन लिया। उसने बैग से पेन किलर की 2 गोलियां निकालकर पानी से खा ली, जिससे दर्द में फर्क पड़ गया और वो बेड पर लेट गया। अब उसे जोसेफ की फिक्र थी, लेकिन उसे यकीन था कि जंगल में जोसेफ की सलाहियतें कुछ और ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए वो मुजरिमों के हाथों से बच जाने में कामयाब हो जाएगा। उसका ख्याल था कि सुबह वो जंगल में उस जगह जाकर निशानात तलाश करेगा। चुनाचे वो सोने की कोशिश करने लगा। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके कमरे का रोशनदान हल्की सी आवाज से खुला और एक रिवॉल्वर बरदार हाथ रोशनदान से अंदर दाखिल हुआ। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। नाली का रुख इमरान के सीने की तरफ हुआ। ट्रिगर दबा और एक हल्का सा धमाका हुआ। उसी लम्हे बेख्तियाराना तौर पर इमरान ने करवट ली। गोली इमरान के जिस्म के करीब से गुजरती हुई बिस्तर में धंस गई। इससे पहले कि दूसरी गोली चलती, इमरान बिजली की सी तेजी से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। हाथ वापस चला गया। इमरान ने रिवॉल्वर की झलक रोशनदान में देख ली थी, क्योंकि ब्लू लाइट से कमरे में हल्की सी रोशनी हो रही थी। इमरान ने फुर्ती दिखाई। झटके से उसने चटखनी खोली और कमरे से निकलकर गैलरी में भागने लगा। गैलरी के इख्तिताम पर ही सीढ़ियां थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जल्द ही वो गैलरी तक पहुंच गया। गैलरी से सीढ़ियां छत पर जा रही थीं। वो तेजी से छत की तरफ बढ़ा। छत के दूसरे सिरे पर उसे एक हुक दीवार के साथ लटका हुआ नजर आया। उसी लम्हे उसने देखा कि एक साया सा पाए बाग की दीवार कूद गया। वो जल्दी में अपने साथ रिवॉल्वर नहीं लाया था, इसलिए वो साए पर फायर न कर सका। उसके भागने के शोर से महल के मकीन भी हड़बड़ा कर जाग पड़े थे। चौकीदार के शोर की आवाजें भी आ रही थीं। शायद वो भी अलर्ट हो गए थे। इमरान ने इत्मीनान से हाथ झाड़े और फिर इस तरह सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया जैसे छत पर चांदनी रात का नजारा करने गया हो। बरामदे में नवाब साहब बमा अपनी बेटियों और भांजियों के खड़े नजर आए। उन सबके चेहरे हैजत ज़दा थे। इमरान को देखते ही वो उस तरफ लपके। क्या बात हुई थी? ये शोर कैसा था? तुम कहाँ गए थे? बदहवासी की वजह से नवाब साहब के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ नहीं, जरा छत पर गया था चांदनी रात का नजारा करने। इमरान ने लापरवाही से कहा। चांदनी रात का नजारा? लड़कियां हक्का बक्का रह गईं। हाँ, दरअसल जब तक मैं रात को चांदनी का नजारा ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। इमरान ने भोली सूरत बनाते हुए कहा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नवाब साहब ने जच होकर कहा, ओह कहाँ है? पकड़ना, जाने ना पाए। इमरान ने बरामदे ही में चारों तरफ चकराना शुरू कर दिया। कौन? किसे पकड़ना है? नवाब साहब भी बदहवासी में चकरा गए। लड़कियां भी इमरान को इस तरह चकराते देखकर हैरान रह गई। ही, जिसके लिए आप लाहौल पढ़ रहे थे? इमरान ने कहा। किसके लिए पढ़ रहा था? नवाब साहब ने कुछ ना समझते हुए कहा। अरे वही शैतान, और कौन? इमरान ने वजाहत कर दी। तुमसे बड़ा शैतान भी कोई हो सकता था? नवाब साहब ने उसका मतलब समझते हुए कदरे झीम कर कहा। जी हाँ, आप मुझसे तो बहरहाल बड़े ही हैं। इमरान ने चोट की और नवाब साहब कुछ और झीम गए। बदतमीज, नवाब साहब ने कदरे सख्ती से कहा, क्योंकि उन्हें पास खड़ी लड़कियों का ख्याल आ गया। ये किसका नाम है? आपका है? इमरान ने मारूफ की तरफ हैरत से देखते हुए कहा और मारूफ चेप गई। बाकी लड़कियों के हलक से बेअख्तियार कह के फूट पड़े। नवाब साहब मुस्कुरा दिए। इतने में दूर से शोर सा उठा और सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर बाद चौकीदार एक नकाब पोश को पकड़े उधर ले आए। नवाब साहब को बरामदे में खड़े देखकर वो अदब से झुक गए। कौन है ये? नवाब साहब ने गरजते हुए कहा। मालूम नहीं हुजूर, महल की मशरकी दीवार से बाहर कूद रहा था कि हमने पकड़ लिया। एक चौकीदार ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में जवाब दिया। इसका नकाब उतारो, नवाब साहब ने हुक्म दिया और एक चौकीदार ने फुर्ती से उसके चेहरे से नकाब खींच लिया।
ओह तुम? नवाब साहब चौंक पड़े। इमरान हैरत से उस नौजवान को देख रहा था जो सर झुकाए खड़ा था। कौन है ये? इमरान ने हैरत से पूछा। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी अफजल, नवाब साहब ने नागवारी से जवाब दिया। शायद अफजल को इस रूप में देखकर उनका मूड बिगड़ गया था। इसे मेरे कमरे में ले आओ, इमरान ने चौकीदारों को हुक्म दिया और चौकीदारों ने सवालिया नजरों से नवाब साहब की तरफ देखा। हुक्म की तामील करो, नवाब साहब गरजे और चौकीदारों ने सर झुका दिया। वो अफजल को लिए हुए इमरान के कमरे की तरफ चल दिए। अफजल के हाथ पुश पर बंधे हुए थे। उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इमरान और नवाब साहब के अलावा बाकी सब लोगों को कमरे से निकाल दिया गया। इमरान ने दरवाजा बंद करके अंदर से चुटखनी लगा दी। नवाब साहब सामने सोफे पर बैठे कीना परवर नजरों से उसे देख रहे थे, जो सर झुकाए बैठा था। इमरान भी सोफे पर नवाब साहब के करीब आकर बैठ गया। उसने एक लम्हा दिलचस्प नजरों से अफजल को देखा और फिर नवाब साहब से मुखातिब हो गया। ये कब से आपका मुलाजिम है? इमरान ने पूछा। पिछले 15 सालों से, नवाब साहब ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। ओह, बड़ा लंबा अरसा है, इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे इस बददियानत पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं किसी कीमत पर भी इस पर शक नहीं कर सकता था और यही आस्तीन का सांप निकला। नवाब साहब फिक्रा मुकम्मल करके दांत पीसने लगे। उनका चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। उनका बस नहीं चलता था कि अफजल को तोप दम करा दें। अफजल साहब, आपको माउथ आर्गन बजाना आता है? इमरान ने अचानक अफजल से मुखातिब होते हुए पूछा और अफजल जो सर झुकाए बैठा था, इस सवाल पर उसने तेजी से सर उठाया जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। उसने भरपूर और गहरी नजरों से इमरान की आंखों में देखा, फिर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने सर झुका लिया। नवाब साहब भी हैरत से आंखें फाड़े बैठे थे। यार, तुम तो यूं सर झुकाए बैठे हो जैसे दुल्हन बारात के इंतजार में बैठी हो, इमरान ने कहा। अफजल ने सर फिर भी नहीं उठाया। अरे यार, वाकई में ही गलती पर था। तुम दुल्हन कैसे हो सकते हो? तोबा तोबा, इतनी फाश गलती क्यों नवाब साहब? उसने अचानक नवाब साहब की तरफ मुड़कर सवाल दाग दिया। अफजल अब हैरत से इमरान को देख रहा था जैसे वो इमरान की शख्सियत को समझ ना पा रहा हो। सीधी तरह बताओ कि तुम क्यों मुझे कत्ल करना चाहते थे? अचानक इमरान बेपनाह संजीदगी से बोला। उसके चेहरे से हिमाकत यूं गायब हो गई जैसे किसी ने नकाब उतार कर फेंक दिया हो। चेहरे पर पूरी संजीदगी आ गई थी। अफजल ये संजीदगी देखकर नर्वस हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, अफजल ने हिकलाते हुए कहा। अफजल, इमरान सांप की तरह फंकारा और अफजल ने यूं झटका खाया जैसे उसे किसी ने कोड़ा मार दिया हो। उसने एक लम्हा इमरान की आंखों में देखा और फिर उसने बोलना शुरू कर दिया जैसे वो खुद अल्फाज मुंह से ना निकाल रहा हो बल्कि अल्फाज खुद उसके मुंह से निकल रहे हो। बताता हूँ, मैं पिछले साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं मजबूर था, वो मुझे ब्लैकमेल करते थे, अफजल ने खौफजदा लहजे में कहा। किन के लिए काम कर रहे हो? इमरान की आवाज में तलवार जैसी काट थी। 10 करोड़ में 2 शैतान के लिए, अफजल ने अटकते हुए कहा। क्या? इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। नवाब साहब तो खैर शुरू से ही हैरत के शदीद झटकों की जद में थे, लेकिन इस बार इमरान भी वाकई हैरत ज़दा रह गया। 10 करोड़ में 2 शैतान? इमरान ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, ये उनके गुरु का मखसूस नाम है और यही उनका कोड है। अफजल सब कुछ बताया जा रहा था। ओ, वाकई बेहतरीन नाम है, बड़े जिंदा दिल मालूम होते हैं। लेकिन वो 2 शैतान कौन कौन से हैं? इमरान ने बातों ही बातों में अचानक पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, अफजल ने जवाब दिया। क्यों मालूम नहीं? क्या वो तुम्हें अपने सामने बैठते हुए नजर नहीं आते? इमरान ने डांटते हुए कहा और फिर वो नवाब साहब की तरफ देखकर घबरा गया, जो एक लम्हे तो बात समझे नहीं थे और जब समझे तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नवाब साहब ने शायद ऐसी गुस्ताखियां जिंदगी में कभी नहीं सुनी होंगी। और फिर भला मुजाल भी किसकी थी? नवाब साहब के सामने कोई ऊंचा बोल जाए। गुस्ताखी तो एक तरफ रही, लेकिन ये इमरान जब से आया था बराबर उन पर चोटें कर रहा था। इमरान, नवाब साहब गुस्से से धाड़े। शैतान नंबर 2 कहिए जनाब, इमरान न कहिए, इमरान ने उन्हें तकरीबन पिचकारते हुए कहा। वो एक लम्हे तक इंतहाई सुर्ख आंखों से इमरान को घूरते रहे, फिर उन पर बेबसी की झंझलाहट सी छा गई और कोई चाराकार ना देखते हुए वो एक झटके के साथ उठे और खामोशी से दरवाजे की चुटखनी खोलकर बाहर निकल गए। खस कम जहां पाक, इमरान ने उठकर दरवाजे को दोबारा बंद करते हुए कहा। अफजल खामोशी से इमरान की हरकत देख रहा था। इमरान दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। उसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि नवाब साहब यहाँ से चले जाएं, और फिर उठकर उसने अफजल के बंधे हुए हाथ खोल दिए। अफजल इमरान की शख्सियत से कुछ इस तरह मुतासिर हो चुका था कि उसने हाथ खुलने के बावजूद कोई हरकत नहीं की।
देखो अफजल, जो कुछ तुम्हारे इल्म में हो मुझे सही सही बता दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बचा लिया जाएगा और तुम्हारे खिलाफ जो ब्लैक मेलिंग मवाद शैतानों के पास है वो भी हासिल करके मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना जानते हो तुम्हारे जुर्म की सजा नवाब साहब के पास क्या है। इमरान ने उसे संजीदगी से समझाया। इमरान साहब मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं बेहद मजबूर था। मैं वादा करता हूँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मेरे इल्म में है। अफजल का लहजा इंतहाई आजिजाना था। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, इमरान ने उसे तसल्ली दी। साहब, आज से 1 साल पहले मुझे एक खत मिला जिसमें वो ब्लैक मेलिंग मवाद मौजूद था। वो मेरी एक गलती थी और वो एक ऐसी चीज़ थी कि अगर वो मंजर यहाँ पर आ जाती तो यकीनन मैं खुदकुशी कर लेता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उस ब्लैक मेलिंग की वजह से मजबूर होकर मैं उनका आला कार बन गया। मेरे ज़िम्मे सिर्फ इतना काम था कि मैं नवाब साहब की तमाम मसरूफियात, बातचीत, ख़त व किताबत की इत्तला उन्हें भेजता रहता। चूँकि मैं नवाब साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी था और नवाब साहब को मुझ पर एतमाद था, इसलिए मुझे उनके ये मुतालबात पूरे करने में कोई तकलीफ ना हुई। आज से कुछ दिन पहले नवाब साहब ने किसी सर सुल्तान से बातचीत की और कोई आदमी जंगलात की तहकीकात के लिए मंगवाया। उसकी इत्तला मैंने उन्हें भिजवा दी। उन्होंने मेरे जिम्मे ये काम लगाया कि जैसे ही वो आदमी आए हमें इत्तला देना। आपकी आमद पर मैंने उन्हें इत्तला देनी चाहिए, लेकिन मेरा ट्रांसमीटर ख़राब हो गया। अफजल ने तफसील बताते हुए कहा। तुम राब्ता ट्रांसमीटर भी रखते हो? इमरान ने सवाल किया। जी हाँ, उन्होंने मुझे एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी दिया हुआ है जिस पर मैं उनको तमाम इत्तलात देता हूँ। बहरहाल काफ़ी देर बाद वो ट्रांसमीटर ठीक हुआ, लेकिन उस वक्त तक आपकी जीप वापस आ गई थी। मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी। उन्होंने मुझे आपको गोली मारने का हुक्म दिया और मैंने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। अफजल ने तमाम हालात बतलाते हुए कहा। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? इमरान ने पूछा। इस महल के शुमाली कोने में मुझे क्वार्टर मिला हुआ है, अफजल ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ सब लोग पहचानते होंगे? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैं गुज़िश्ता 15 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, अफजल ने जवाब दिया। तो फिर तुमने स्याह कपड़े और मुंह पर नकाब डालकर मुझे कत्ल करने की कोशिश क्यों की? इमरान ने सवाल किया। इमरान साहब, मैंने इसलिए नकाब लगाया था कि आपकी कत्ल की तहकीकात ज़रूर होनी थी और बगैर नकाब के मुझे कोई देख लेता तो मुझे पकड़ लिया जाता, लेकिन इस तरह तमाम इल्ज़ाम किसी नकाब पोश पर लग जाता, अफजल ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी अकल दाढ़ निकल चुकी है? इमरान ने अचानक सवाल किया। अब उसके चेहरे पर दोबारा हिमाकतों की जलवागरी थी। जी? अफजल ने हैरत से पूछा। उसकी समझ में इमरान की शख्सियत नहीं आ रही थी, जो पल पल में रूप बदल लेता था। मकसद ये कि तुम तो बहुत ज़हीन निकले, इमरान ने कहा और अफजल शर्मिंदा अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा मिस्टर अफजल, अब तुम ऐसा करो कि तुम बदस्तूर अपनी जगह काम करते रहो, लेकिन शर्त यह है कि अब तुम जो इतला उन्हें दोगे वो मुझे भी बता दिया करो और जो हुक्म उनसे मिले वो भी मुझे बता दिया करो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, इमरान ने कहा। लेकिन नवाब साहब, अफजल ने कदरे झिझकते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर लूँगा, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर ठीक है, अफजल ने मुतमईन लहजे में कहा। अच्छा ये बताओ, जब तुम ट्रांसमीटर पर बातचीत करते थे तो क्या कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे? इमरान ने पूछा। यही 10 करोड़ में 2 शैतान, अफजल ने जवाब दिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, इमरान ने कहा और फिर खुद उठकर कमरे से बाहर चला गया। वो नवाब साहब को ढूंढ रहा था। नवाब साहब अपने कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ अयां थी। वो इमरान को आते देखकर उसकी तरफ लपके। क्या हुआ, कुछ पता चला? नवाब साहब ने पूछा। आप घबराइए नहीं नवाब साहब, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने कहा और फिर उसने सारी तफसील बताई। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन केस खत्म होने के बाद मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, नवाब साहब ने कहा। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने नवाब साहब को तसल्ली दी और फिर उनसे इजाज़त लेकर वापस चला गया। उसने अफजल को तसल्ली दी और वापस भेज दिया। जोसेफ उस शख्स को आग लगाए हुए चला जा रहा था। 2 गैलरियों से गुजरने के बाद वो एक कमरे में आ गया। उस शख्स ने दीवार के एक तरफ लगे हुए बटन को हल्के से दबा दिया। जोसेफ खामोशी से खड़ा देख रहा था। इस वक्त चौंका जब अचानक एक जू की आवाज़ से उसके चारों तरफ दबे शीशे के एक खिलाफ आ गया। वो शीशे की 4 दीवारी में कैद हो गया था। शीशे की ये दीवारें अचानक फर्श से निकली थीं। उन शीशों पर ब्रेन गन की गोलियों का कोई असर ना हुआ, बल्कि गोलियां जैसे ही शीशे से टकराती चिपटी होकर नीचे गिर पड़ती। नकाब पोश ने उसे अंधाधुंध गोलियां बरसाता देखकर बेअख्तियार खेके लगाने शुरू कर दिए। अचानक बाहर गैलरी में भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी।
उस नकाब पोश के कहके हलक में घुट गए। फिर दरवाजे से 3 नकाब पोश जिन्होंने हाथों में ब्रेन गनें उठाई हुई थीं अंदर दाखिल हुए। वो शायद ब्रेन गन चलने की आवाज़ सुनकर आए थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, जोसेफ को शीशे के कमरे में बंद देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक गए। फिर उनका रुख दूसरे नकाब पोश की तरफ हो गया जो अब तक बटन के करीब खड़ा था। क्या बात है, कौन है ये? आने वालों में से एक ने कड़कते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं 2-4 हूँ सर, मुझे ये नकाबपोश बरामदे में मिला। उसके हाथ में ब्रेन गन थी। उसने ब्रेन गन के जोर पर मुझे मजबूर किया कि मैं उसे बाहर जंगल में ले जाऊं। मैं समझ गया कि ये हम में से नहीं, चुनाचे मैंने निहायत फुर्ती से उसे यहाँ कैद कर लिया। उसने तफसील बताते हुए कहा। जोसेफ इस वक्त खामोशी से हाथ में ब्रेन गन लिए खड़ा था। वो समझ गया कि नादानिस्तगी में वो बुरी तरह फंस चुका है। नंबर 24, तुमने इंतहाई ज़हानत से काम लिया है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट शैतान को जरूर पहुंचाऊंगा, नकाबपोश ने कहा। अब तुम जाओ, उसी लीडर ने कहा और 24 खामोशी से बाहर चला गया। तुम ब्रेन गन उछालकर बाहर फेंक दो। अब उसी नकाबपोश ने जोसेफ को हुक्म देते हुए कहा। क्यों बाहर फेंक दूं? मेरे हाथ में पकड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, जोसेफ ने लापरवाही से जवाब दिया। एक लम्हे तक वो नकाबपोश खामोशी से जोसेफ को देखता रहा और फिर मेन स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया जहां से बटन दबाने पर ये शीशे की दीवारें फर्श से निकली थीं। उसने जाकर एक बटन दबाया। बटन दबते ही पहले जू जू की आवाजें आती रहीं, फिर अचानक उन दीवारों के अंदर जर्द रंग का धुआं फैलने लगा। हालांकि शीशे की दीवारों के ऊपर छत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जर्द धुआं नीचे दीवारों के साथ साथ ही नीचे नीचे फैल रहा था। उसका रुख ऊपर की तरफ नहीं था। धुआं निकलते ही जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में मोलिक हो गया हो। उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे जिस्म में जान बाकी ना रही हो। उसी लम्हे ब्रेन गन उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर जा पड़ी। जोसेफ की आंखें बंद होने लगी। वो कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोलने लगा। चंद लम्हों बाद वो एक झटका खाकर फर्श पर जा गिरा। वो बेहोश हो चुका था। नकाबपोश ने बटन ऑफ कर दिया। धुआं बड़ी तेजी से गायब हो गया। उसने दूसरा बटन दबाया और शीशे की दीवारें वापस फर्श में घुस गईं। अब जोसेफ कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ा था। ब्रेन गन उसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिरी हुई थी। आने वाले नकाबपोश ने फुर्ती से वो ब्रेन गन उठा ली। दूसरे नकाबपोश ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से नकाब हटा दी। इसे उठाकर नंबर 2 के पास ले आओ, नकाबपोश ने हुक्म दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। बाकी नकाबपोशों ने जोसेफ को उठाने की कोशिश की। जोसेफ उनसे उठ तो गया, लेकिन उसके लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी कि वो 2-2 कदम चलने के बाद पसीने में नहा गए। जोसेफ काफी से ज्यादा वजनी था और फिर बेहोश आदमी का वजन वैसे भी मामूल से ज्यादा हो जाता है। बहरहाल किसी न किसी तरह वो दोनों जोसेफ को खींच खांच कर नंबर 2 के कमरे में ले जाने में कामयाब हो गए। नंबर 2 अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसने एक नजर बेहोश जोसेफ की तरफ देखा और फिर वो दोबारा कमरे में टहलने लगा। बाकी नकाबपोश एक तरफ मुद्दिब खड़े थे। तुम्हें इल्म है कि इसने 04 और उसके 2 साथियों को अकेले मार मार कर बेहोश कर दिया है? नंबर 2 ने टहलते टहलते अचानक रुक कर कहा। ओहो सर, बड़ी हैरत अंगेज बात है, एक नकाबपोश ने शदीद हैरत आमेज लहजे में जवाब दिया। इससे पहले अच्छी तरह बांध लो, फिर इसे होश में ले आओ, नंबर 2 ने उन्हें हुक्म दिया और नकाबपोशे ने फुर्ती से जोसेफ को उठाकर कमरे के दरमियान पड़ी हुई एक बड़ी मेज पर लिटा दिया। मेज की साइडों पर चमड़े के मोटे मोटे तस्मे फिट थे। उन तस्मों के जरिए जोसेफ के बेहोश जिस्म को अच्छी तरह कस दिया गया। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर कोने में फिट एक छोटी सी अलमारी खोली और अलमारी के ऊपर वाले खाने से एक जर्द रंग की शीशी उठाकर जोसेफ की तरफ मुड़ा। उसने जोसेफ के करीब आकर शीशी उसकी नाक से लगा दी। तकरीबन एक लम्हे बाद जोसेफ ने कसमसाना शुरू किया और फिर उसे जोरदार छींक आई। नकाबपोश ने शीशी हटा ली। जोसेफ ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसने उठने के लिए जोर लगाया, लेकिन तस्मों में कसा होने की वजह से वो हिलने से माजूर था। उसने सुर्ख आंखों से चारों तरफ देखा। उसका चेहरा शदीद गुस्से की वजह से बिगड़ा हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई रीछ बेबस पड़ा हुआ हो। कौन हो तुम? अचानक नंबर 2 ने कड़कते हुए लहजे में पूछा। पहले मुझे शराब दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, जोसेफ ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। शट अप, बकवास मत करो वरना तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। नंबर 2 अपने असिस्टेंटों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। जोसेफ खामोश रहा। उसने कोई जवाब न दिया। बताओ कौन हो तुम? नंबर 2 ने दोबारा पूछा। पहले शराब दो, जोसेफ ने वही जवाब दिया। मेरा हंटर निकाल लाओ। अचानक नंबर 2 ने एक नकाबपोश को हुक्म दिया और नकाबपोश फुर्ती से उसी अलमारी की तरफ बढ़ गया।
चंद लम्हे बाद नंबर 2 के हाथ में एक बहुत बड़ा और खौफनाक हंटर लहरा रहा था। बताओ कौन हो तुम? उसने हंटर को लहराकर उससे एक खौफनाक कड़क पैदा करते हुए कहा। शराब, जोसेफ ने उसी लहजे में कहा, और उसी लम्हे हंटर की तरफ से जोसेफ के बाजू से खून टपकने लगा। और फिर तो नंबर 2 वहशी बन गया। उसने अंधाधुंध जोसेफ के बंधे हुए जिस्म पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। शराब शराब की आवाजों से कमरा गूंज उठा। तमाम नकाबपोश कमरे के कोने में सहमे हुए खड़े थे, लेकिन हंटर की शराब से ज्यादा ऊंची आवाज जोसेफ के मुंह से निकल रही थी, तकरीबन उसी आवाज से मिलती जुलती। शराब 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 शराब। जोसेफ का सारा जिस्म लहूलुहान हो गया। चेहरे पर हंटर की ज़रबात से आड़ी तिरछी सुर्ख लकीरों का जाल सा बन गया था। जोसेफ आंखें बंद किए लगातार शराब शराब की रट लगाए हुए था। एक दफा भी उसके मुंह से सिसकारी ना निकली। वाकई ये कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा है बॉस। अचानक एक नकाबपोश बोल उठा। क्या है? नंबर 2 ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। बॉस, मेरे ख्याल में ये शख्स शराब का बहुत बड़ा रसिया है और इसीलिए शराब मांग रहा है, नकाबपोश ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा। नंबर 2 ने सोचते हुए कहा। कौन सी शराब पियोगे? अचानक नंबर 2 ने जोसेफ से मुखातिब होते हुए कहा। विस्की। जोसेफ ने आंखें खोलकर नंबर 2 की तरफ देखते हुए जवाब दिया। विस्की की एक बोतल लाओ। नंबर 2 ने एक नकाबपोश को हुक्म दिया। नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, जोसेफ ने टोक दिया। फिर नंबर 2 ने हैरत से कहा। मैं 10 बोतलों से कम नहीं पिया करता, जोसेफ ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या कहा? 10? नंबर 2 हैरत से चीख पड़ा। उसकी आंखों से बेयकीनी साफ आया थी। हाँ 10, लेकिन तुम हैरत ज़्यादा क्यों हो गए? क्या ज्यादा है? जोसेफ ने इस तरह कहा जैसे वो 10 बोतलों को परका की हैसियत भी ना दे रहा हो। लेकिन तुम 10 बोतलें पीते पीते तो 4 दिन लगा दोगे, नंबर 2 ने कहा। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, जोसेफ ने जवाब दिया। आधा घंटा? 10 बोतलें पीने के बाद हमारे सवालों का जवाब दोगे? नंबर 2 का लहजा अब नरम था। हाँ, क्यों नहीं, जोसेफ ने उसे तसल्ली दी। ओके, नंबर 311, इसके लिए 10 बोतलें विस्की ले आओ। और तुम नंबर 66, इसके जख्मों की बैंडेज करो। नंबर 2 ने 2 नकाबपोशों को हुक्म देते हुए कहा। बैंडेज? बैंडेज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा गंदा खून जिस्म से निकल जाए तो अच्छा होता है। जोसेफ ने ये अल्फाज कुछ इस तरह बेपरवाही से कहे जैसे उसके जिस्म पर एक हल्की सी खराश आई हो और उससे 2-3 कतरे खून टपक गए हो। हालांकि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो रहा था, चेहरे पर सारा खून ही खून फैला हुआ था। नंबर 2 जोसेफ की बहादुरी और कुव्वत बर्दाश्त से मरूब हो गया। मरूबियत के आसार उसकी आंखों से साफ तौर पर वाज़ेह थे। इतने में 311 एक ट्रॉली में 10 बोतलें विस्की रखे कमरे में दाखिल हुआ। उसने ट्रॉली जोसेफ की मेज के करीब खड़ी कर दी। उसके हाथ खोल दो, नंबर 2 ने हुक्म दिया, और 311 ने आगे बढ़कर जोसेफ की गर्दन, सीने और हाथों पर बंधे हुए तस्मे खोल दिए। जोसेफ उसी मेज पर बैठ गया। अभी तक उसकी टांगें मेज से बंधी हुई थी। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर ट्रॉली से एक बोतल उठा ली, उसका ढकना तोड़ा और फिर उसे मुंह से लगा लिया। तमाम नकाबपोश हैरत से ये मंजर देख रहे थे। जोसेफ ने बोतल को उस वक्त मुंह से अलहदा किया जब उससे आखिरी कतरा भी उसके हलक में पहुंच गया। जख्मों की वजह से उसकी प्यास बढ़ गई थी। वो बोतलों पर बोतलें चढ़ाता चला गया। सब नकाबपोश उसे हैरत से देख रहे थे, जैसे उनके सामने दुनिया का 8वां अजूबा आ गया हो, या कि बच्चों के सामने जैसे कोई मदारी हैरत अंगेज खेल दिखा रहा हो। वाकई थी भी हैरत अंगेज और निराली बात कि एक आदमी विस्की की बोतलों पर बोतलें पीता चला जाए बगैर सोडा या पानी मिलाए। जोसेफ ने 7 बोतलें पीकर कदरे इत्मीनान का सांस लिया। अब उसका दिमाग रोशन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आता जा रहा हो। तुम कहीं नशे में आउट ना हो जाओ, नंबर 2 ने बोतलों की तादाद और जोसेफ के पीने के अंदाज से घबराते हुए कहा। मिस्टर, मैं 50 बोतलें और पी जाऊं तब भी मैं आउट नहीं हो सकता, जोसेफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर उसने 10वीं बोतल भी मुंह से लगा ली। शराब के अलावा उन्हें हैरत इस बात पर थी कि बहरहाल नशा एक तरफ रहा, 10 बोतलों में अच्छा खासा सियाल आ जाता है। एक आदमी के पेट में इतना सियाल बेवक्त कैसे जा सकता है? लेकिन सब कुछ नकाबपोशों के सामने हो रहा था और वो हैरत से बुत बने हुए खड़े थे। यकीन करना ही पड़ रहा था। जोसेफ ने 10वीं बोतल का आखिरी कतरा भी हलक में उंडेल लिया और फिर उसने बोतल मुंह से अलहदा की। दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और बोतल नंबर 2 के सर पर जा पड़ी। वो लहराता हुआ वहीं फर्श पर ढेर हो गया। ये कारनामा जोसेफ का था। वाकई 10 बोतलें पीकर उसे होश आ गया था। इससे पहले कि दूसरे नकाबपोश कुछ समझते, जोसेफ ने उन पर खाली बोतलों की बारिश कर दी।
खाली बोतलें उसकी मेज पर पड़ी हुई थीं। उसकी फुर्ती और तेजी काबिले दीद थी। चंद ही लम्हों में तमाम नकाबपोश फर्श पर ढेर पड़े थे। उनके सरों से खून तेजी से बह रहा था। जोसेफ ने जल्दी जल्दी अपनी टांगों पर कसे हुए तस्मे खोले और फिर उछलकर मेज से नीचे उतर आया। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर इधर उधर झांका। ये दरवाजा एक तवील गैलरी में वाक़ था। गैलरी सुनसान थी। जोसेफ ने सोचा, अगर इस तरह मैं बाहर निकला तो रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा और फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा। उसने एक तरकीब सोची और फिर उसने नकाब पोशों को उठा उठाकर सोफे के पीछे डालना शुरू कर दिया। उसने अपना खून आलूद लिबास उतारकर नंबर 2 को पहना दिया और खुद उसका लिबास पहन लिया। चेहरे पर उसका सुर्ख नकाब चढ़ा लिया। गो जोसेफ को नंबर 2 का लिबास बड़ी मुश्किल से आया था, क्योंकि नंबर 2 जिस्म में उससे हल्का था, लेकिन बहरहाल उसने किसी न किसी तरह उसे पहन लिया। उसने नंबर 2 के चेहरे पर भी नकाब उड़ा दिया। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने कोने वाली मेज में लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद 2 नकाबपोश हाथों में ब्रेन गने लिए कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सर झुकाकर मोहब्बाना अंदाज में जोसेफ को सलाम किया। देखो, उसको उठाकर मेरे साथ चलो, मैं उसे जंगल में फेंकना चाहता हूँ। जोसेफ ने हत्तुल वसा नंबर 2 की आवाज़ निकालते हुए कहा। बॉस, मगर हम खुद ही छोड़ आएंगे, आप क्यों तकलीफ करते हैं? उनमें से एक ने डरते डरते कहा, क्योंकि वो कमरे के माहौल पर एक नज़र डाल चुका था। तमाम कमरे में खून फैला हुआ था। टूटी हुई बोतलों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मेज खून से लथपथ थी। उसने सोचा, बॉस आज इंतहाई गुस्से में है। शट अप, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जोसेफ गुस्से से धाड़ा। दोनों नकाबपोश सहम गए। नंबर 2 का गुस्सा देखकर उनके औसान भी खता हो गए। उन्होंने ब्रेन गन एक तरफ रख दी और फुर्ती से झुककर बेहोश नंबर 2 को उठा लिया। जोसेफ ने आगे बढ़कर एक ब्रेन गन उठा ली और फिर वो दोनों नकाबपोश अपने बॉस नंबर 2 को कांधे पर लादे आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे जोसेफ नंबर 2 का रूप धारे हाथ में ब्रेन गन पकड़े चल रहा था। रास्ते में कई नकाबपोशों से टकराव हुआ, लेकिन वो जोसेफ के चेहरे पर सुर्ख नकाब देखकर अदब से झुक जाते। जोसेफ गैलरियों से गुजरते हुए एक बार फिर उसी कमरे में पहुंच गया जहां उसे शीशे की दीवारों में कैद किया गया था। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। एक ही लम्हे में सीढ़ियां नीचे लटक आईं। वो सब सीढ़ियां चढ़ते गए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा मौजूद था। दरवाजे के हैंडल को नकाबपोश ने 3 बार मखसूस अंदाज में घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल आए। जोसेफ ने बाहर निकलकर देखा और फिर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि वो एक बड़े दरख्त के तने से निकले हैं। उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब महसूस भी नहीं होता था कि उस दरख्त में भी दरवाज़ा हो सकता है। इस वक्त सुबह सादिक हो रही थी। जंगल परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंज रहा था। जोसेफ ने दरख्त को जहन में रख लिया। फिर वो जुनूबी साइड में आगे बढ़ने लगा। काफ़ी दूर आने के बाद वो रुक गया। इसे यहीं डाल दो, उसने नकाबपोशों को हुक्म दिया और नकाबपोशों ने नंबर 2 को नीचे घास पर डाल दिया। उसी लम्हे जोसेफ ने अपने चेहरे से नकाब उतार दी। नकाबपोश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बात करते, जोसेफ के हाथ में पकड़ी हुई ब्रेन गन पूरे जोर से गुनगुनाई और दोनों नकाबपोशों के जिस्म में सैकड़ों गोलियां पेवस्त हो गईं। एक लम्हे के लिए नकाबपोशों का जिस्म हवा में लहराया और फिर वो धमाके से घास पर जा गिरे। वो बगैर कोई आवाज निकाले ढेर हो गए। आधी रात का वक्त था। सड़कें बेवकी मां की तरह खाली थी। खंभों पर लगे हुए बिजली के कम पावर के बल्ब अंधेरे में खिलाफ जंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कभी कभी कोई कार वहां से गुजरती तो अंधेरा वक्ती तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता, लेकिन उसके गुजरने के बाद फिर उसकी बादशाहत होती। जंगल इस वक्त इंतहाई भयानक लग रहा था। गहरी तारीकी, खौफनाक और एहसाब शकन थी, लेकिन एक मोटरसाइकिल जिसका हेडलैम्प तारीक था जंगल में बनी हुई छोटी सी पगडंडी पर दौड़ रही थी। मोटरसाइकिल की रफ्तार काफी तेज थी। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान शख्स था जो जिस्मानी लिहाज से दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में बल्बों की तरह चमक रही थीं। उसके जिस्म पर स्याह लिबास था। अचानक जंगल शेर की खौफनाक धार से गूंज उठा, लेकिन मोटरसाइकिल एक लम्हे के लिए भी ना लहराई, जिससे साफ जाहिर था कि मोटरसाइकिल सवार मजबूत एहसाब का मालिक था। अब वो जंगल के दरमियान पहुंच चुका था। उसने मोटरसाइकिल रोक दी और फिर स्टैंड पर खड़ी करके वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो बगौर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी कलाई में बंधी हुई रेडियम डायल घड़ी पर एक नजर डाली और फिर जेब से एक अजीब साख का पिस्तौल निकाल लिया। उसने पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। एक हल्के से जन्नाटे के साथ कोई चीज नाली से निकलकर फिजा में परवास कर गई
और फिर दूर एक सितारा सा चमका और फिर लकीर बनाता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। ये एक मखसूस सिग्नल था। इसने पिस्तौल वापस जेब में डाला और फिर बगौर आसमान की तरफ देखने लगा। तकरीबन 1 मिनट बाद उसे आसमान पर उसी तरह का एक सितारा टूटता हुआ नजर आया। दूसरे सितारे को देखकर वो चौंक पड़ा। उसकी आंखों में इज़्तिराब नुमाया हो गया। दूसरे सितारे के चंद मिनट बाद तीसरा सितारा भी टूटता नजर आया तो उसके इज़्तिराब में कुछ कमी आ गई। उसने फुर्ती से मोटरसाइकिल संभाला और फिर मोटरसाइकिल आगे दौड़ने लगी। अब उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा थी। उसका रुख शुमाल की तरफ था। काफी दूर जाने के बाद अचानक दूर से एक दरख्त पर एक जुगनू सा चमकता देखकर उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार आहिस्ता कर दी। थोड़ी दूर जाकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। फिर अचानक दरख्तों की ओर से चंद साए निकले और उन्होंने उसे फुर्ती से घेर लिया। उन सबके हाथों में भारी ब्रेन गनें थीं। कोड, उनमें से एक ने करख लहजे में पूछा। 10 करोड़ में 2 शैतान, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो उन सब की ब्रेन गनें नीचे हो गई। गुड नाइट सर, पूछने वाले ने इंतहाई मुदमाना लहजे में कहा। गुड नाइट, नौजवान ने जवाब दिया। तशरीफ लाइए सर, उस नकाबपोश ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। नंबर 2 कहाँ है? नौजवान ने आगे बढ़ने की बजाय हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। आप तशरीफ लाइए, आपको सारी तफसील अभी बतला दी जाएगी, उस आदमी ने जवाब दिया और फिर नौजवान चल पड़ा। थोड़ी दूर एक बहुत बड़े दरख्त के तने के करीब पहुंचने के बाद ले जाने वाले नौजवान ने न जाने क्या किया कि अचानक तने में एक दरवाजा बन गया और फिर वो नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद वो नौजवान एक सजे सजाए कमरे में मौजूद था। उसके सामने वो नकाबपोश खड़े थे जो उसे यहाँ तक लाए थे। सर, कल रात यहाँ जंगल में 2 आदमी घुस आए। हमने उन पर हाइपर इस्तेमाल किए लेकिन वो बच गए। अचानक एक शेर उधर आ निकला और फिर उनमें से एक आदमी शेर से उलझ पड़ा। नतीजतन वो शेर के हाथों शदीद जख्मी होकर खत्म हो गया। दूसरे को गिरफ्तार करके हम यहाँ ले आए। वो एक लंबा तड़ंगा नेगरो था। यहाँ से उसने एक दफा भागने की कोशिश की लेकिन हमारे आदमी की ज़हानत की वजह से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बॉस, नंबर 2 उस पर अपने कमरे में तशद्दुद कर रहे थे और पूछगछ कर रहे थे, लेकिन वो नेगरो न जाने कैसे हमारे 4 आदमियों का सर फाड़कर नंबर 2 पर गालिब आ गया और फिर नंबर 2 का रूप इख्तियार करके वो अड्डे से बाहर निकल गया। नंबर 2 की लाश हमें जंगल में मिली, नकाबपोश ने कहा। अड्डे के बाहर मौजूद निगरानों ने उसे चेक नहीं किया? नौजवान जिसका नाम मिर्जा अशफाक था उसने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। दरअसल वो लोग भी उसके नंबर 2 वाली नकाब से धोखा खा गए, नकाबपोश ने अदब से कहा। मिर्जा अशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा। चंद लम्हे तक कुछ सोचने के बाद वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है नंबर 3, अब मैं खुद यहाँ मौजूद रहूंगा। मामला कुछ सीरियस होता जा रहा है, मिर्जा अशफाक ने कहा। हमें खुशी होगी सर, नंबर 3 ने जवाब दिया। अच्छा चलो मुझे प्रोडक्शन दिखाओ, मिर्जा अशफाक ने कहा। यस सर, नंबर 3 ने कहा और फिर मिर्जा अशफाक उनकी रहनुमाई में कमरे से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया इस वक्त रियासत प्रेम नगर के होटल सनराइज में मौजूद थे। वो आज सुबह ही पहली मुकामी फ्लाइट से यहाँ पहुंचे थे। X2 ने उन्हें इमरान की मदद के लिए भेजा था। X2 ने यही बताया था कि वो होटल सनराइज में जाकर ठहरे। इमरान खुद उनसे राब्ता कायम करेगा, लेकिन शाम तक इमरान ने उनसे राब्ता कायम नहीं किया था। वो तीनों सख्त बोर हो रहे थे। तीनों अलग-अलग कमरों में थे और X2 की हिदायत के मुताबिक उन्होंने आपस में शनासाई भी जाहिर नहीं की थी। वो होटल से बाहर भी नहीं जा सकते थे कि नामालूम किस वक्त इमरान राब्ता कायम करे। इस वक्त तीनों डाइनिंग हॉल में अलग-अलग मेजों पर मौजूद थे। कैप्टन शकील के करीब वाली मेज पर 2 मुकामी बैठे हुए चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। अचानक उनमें से एक की आवाज़ कैप्टन शकील के कानों में पड़ी। मैं कहता हूँ जरूर कोई गैर मुल्की पार्टी हमारे मुकाबले में आ गई है, एक आदमी ने कहा। लेकिन गैर मुल्की पार्टी को हमारे मिशन का पता कैसे चला? दूसरा शख्स बोला। कैप्टन शकील को मामला कुछ पुरस्कार लगा और वैसे भी वो फारिग था, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। इस पर तो मुझे भी हैरत है। हाँ, अगर नौशीना खुदकुशी ना कर लेती तो राज मालूम हो जाता, पहले नौजवान ने कहा। वैसे एक बात कहूँ, बॉस ने उस पर तशद्दुद भी इंतहाई भयानक अंदाज में किया था, दूसरे ने कहा। हाँ, बॉस इंतहाई सख्तदिल और चालाक है, इसलिए तो वो शैतान के नाम से मशहूर है, पहले नौजवान ने कहा। वैसे वो गैर मुल्की नौजवान फिर कहीं नजर नहीं आया, दूसरे नौजवान ने कहा। उसे ढूंढने की बेहद कोशिश की गई है, लेकिन वो तो ऐसा गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग, पहले नौजवान ने कहा।
آج बॉस का क्या प्रोग्राम है? दूसरे नौजवान ने कहा। आज बॉस ने तमाम आदमियों को हुक्म दिया है कि वो शहर में फैल जाएं और मुश्तबा आदमियों पर नजर रखें, क्योंकि मिशन तकमील के करीब है। इस वक्त बेइंतहा एहतियात की जरूरत है। पहले नौजवान ने कहा। क्या सिर्फ गैर मुल्की लोगों पर नजर रखनी है? दूसरे ने पूछा। ये जरूरी नहीं, जो भी मुश्तबा नजर आए उस पर नजर रखो, पहले आदमी ने जवाब दिया। कैप्टन शकील समझ गया कि ये मामला वाकई पुरस्कार है, लेकिन अब वो इस शजोपंज में था कि आया उसका ताकुब करके कुछ मजीद मालूमात हासिल की जाए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये बिल्कुल गैर मुतल्लिक मामला हो और खवा मखवा वक्त ज़ाया होने के बायस बने। इन दोनों ने बेरे को बिल लाने का कहा, यानी अब वो उठने वाले थे। सफदर कैप्टन शकील से चंद मेज़ें दूर बैठा अखबार पढ़ रहा था। कैप्टन शकील ने फैसला किया कि उनका ताकुब किया जाए। यहाँ खाली बैठे रहने से कुछ ना कुछ कर लेना कहीं बेहतर है। उसने सफदर की तरफ देखा। सफदर अखबार पढ़ने में बुरी तरह मुनहमिक था। कैप्टन शकील ने बेरे को बुलाया और उसे इशारे से समझाकर कहा कि ये कार्ड उस मेज पर बैठे हुए आदमी को दे आओ। बेरा कार्ड लेकर फुर्ती से सफदर की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील बिल पहले ही दे चुका था। बेरे ने सफदर को जैसे ही कार्ड दिया, सफदर चौंक पड़ा। उसने बेख्तियार कैप्टन शकील की तरफ देखा और कैप्टन शकील ने उसे एक मखसूस इशारा कर दिया। फिर उठकर हॉल से बाहर चला गया। वो दोनों आदमी भी हाल से बाहर निकल चुके थे। दोनों एक ही कार में बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार होटल के कंपाउंड से बाहर निकल गई। कैप्टन शकील ने होटल के बाहर खड़ी हुई खाली टैक्सियों में से एक इंगेज की और उसे कार के पीछे चलने की हिदायत की। ड्राइवर ने कुछ पसो पेश करना चाहा तो कैप्टन शकील ने 2 बड़े नोट उसके हाथ में दे दिए। नतीजा खुशगवार निकला। कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई पहले एक कोठी के बाहर रुकी। उनमें से एक आदमी उतरकर कोठी में चला गया। कार आगे बढ़ गई। कैप्टन शकील की टैक्सी बदस्तूर कार के पीछे लगी रही, क्योंकि उसे इल्म था कि सफदर उसके पीछे आ रहा होगा और वो यहीं रुक जाएगा। अचानक कार एक सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। अब उस कार और कैप्टन शकील की टैक्सी के दरमियान और कोई कार या टैक्सी नहीं थी, इसलिए कैप्टन शकील ने सोचा कि कार वाले को ताक़ुब का शुबा जरूर हो जाएगा, लेकिन उसने टैक्सी को रोका नहीं। काफी दूर जाकर कार की रफ्तार अचानक आहिस्ता होना शुरू हो गई। सामने एक चौक था, फिर कार बाएं तरफ मुड़ गई। कैप्टन शकील की कार भी उधर ही मुड़ी। अचानक कैप्टन शकील ने देखा कि चौक की दाएं साइड से एक और कार उसके पीछे लग गई है। तो ये बात है, कैप्टन शकील ने सोचा। अब उसे मामले की पुरस्कारियत पर कामिल यकीन हो गया। अचानक आगे जाने वाली कार सड़क के दरमियान में रुक गई। उसने सड़क को घेर रखा था। अब क्या करूं साहब? ड्राइवर ने कैप्टन शकील से पूछा। तुम भी टैक्सी रोक दो, कैप्टन शकील ने इत्मीनान से कहा। ड्राइवर ने टैक्सी कार के पीछे रोक दी। पीछे आने वाली कार भी टैक्सी के करीब आकर रुक गई और कैप्टन शकील बड़े इत्मीनान से टैक्सी में बैठा रहा। उसने ड्राइवर को कहा कि वो हॉर्न देता रहे। अगली कार से वही आदमी निकला और फिर वो कैप्टन शकील की तरफ आया। इतने में पिछली कार में से 2 आदमी उतरकर टैक्सी के करीब पहुंच गए। आप शराफत से नीचे उतर आए, अगली कार वाले नौजवान ने कैप्टन शकील से कहा। लेकिन मैं तो टैक्सी में बैठा हूँ, शराफत पर तो नहीं, कैप्टन शकील ने उसी इत्मीनान से जवाब दिया। नीचे उतरो। अचानक उसके हाथ में रिवाल्वर चमकने लगा और उसका लहजा भी सख्त हो गया। दूसरी तरफ खड़े पिछली कार वालों ने भी रिवाल्वर निकाल लिए। टैक्सी ड्राइवर घबरा गया। कैप्टन शकील खामोशी से टैक्सी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसका चेहरा हस्बे मामूल सपाट था। और कोई हुक्म जनाब? उसने नीचे उतरकर बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज में पूछा। कार की तरफ चलो। नौजवान ने रिवाल्वर उसकी पुश्त पर लगाते हुए कहा। चलिए साहब, अगर आप मेरे पैसे ही बचाना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी, कैप्टन शकील ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा और अगली कार की तरफ चल पड़ा। सुनो ड्राइवर, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हारी टैक्सी का नंबर हमने नोट कर लिया है। अगर तुमने इस वाक़ये की इत्तला पुलिस को दी तो तुम्हें सरेआम गोली मार दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो, उसने ड्राइवर को मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन शकील खामोशी से जाकर अगली कार में बैठ गया। पिछली कार वालों में से एक रिवाल्वर पकड़े कैप्टन शकील के साथ बैठ गया। कार चल पड़ी। कैप्टन शकील ने मुस्कुराकर साथ बैठे नौजवान की तरफ देखा। रिवाल्वर जेब में डाल लो, ख्वा मख्वा का बोझ उठाए बैठे हो, कैप्टन शकील ने कहा। शट अप, नौजवान ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। कैप्टन शकील बेनियाजी से सामने देखने लगा। कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई दोबारा उसी कोठी के सामने जाकर रुकी जहां पहला आदमी उतरा था। कैप्टन शकील समझ गया कि उसे ट्रैप करने के लिए वो कार आगे ले गए थे।
उसी चीज का पता चलाने के लिए तो वो खामोशी से उनके साथ चला आया था। कैप्टन शकील को कार से उतारकर कोठी के अंदर ले जाया गया। मुख्तलिफ कमरों से होते हुए वो एक हॉल में पहुंचे। वहां एक दुबला पतला और तवील कामत मुकामी शख्स पहले से मौजूद था। उसने कैप्टन शकील को देखकर अजीब सा मुंह बनाया। कौन है ये? उसने कैप्टन शकील के साथ आने वालों से पूछा। बॉस, ये शख्स होटल सनराइज से हमारा ताकुब कर रहा था, अगली कार वाले नौजवान ने मुदबाना अंदाज में जवाब दिया। कौन हो तुम? उसने बराह रास्त कैप्टन शकील से पूछा। एक सैयाह, कैप्टन शकील ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम उसका ताकुब क्यों कर रहे थे? उसने पूछा। उनको गलतफहमी हुई है, शकील ने लापरवाही से जवाब दिया। इसे गोली मार दो, बॉस ने हुक्म देते हुए कहा और साथ खड़े नौजवान ने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली रख दी। कैप्टन शकील ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, सिर्फ लापरवाही से कुछ ना होगा। उसी लम्हे कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी तो बॉस ने रिसीवर उठाकर कानों से लगा लिया। यस, तालिब स्पीकिंग, उसने कहा। मिर्जा अशफाक बोल रहा हूँ, कोड बताओ। शैतान, तालिब ने संजीदगी से जवाब दिया। तालिब, मैं मिशन पर मौजूद हूँ, तुम्हारे लिए एक काम निकल आया है। नंबर 2 को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दिया गया है, तुमने कातिलों का पता चलाना है। मिर्जा अशफाक ने कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब है हमारा मिशन दूसरों की नजर में आ गया है। तालिब के लहजे में इस्तराब था। हाँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद मिशन पर मौजूद रहूं ताकि अपनी निगरानी में जल्द अज जल्द काम को तकमील तक पहुंचा सकूं। मिर्जा अशफाक ने कहा। अच्छा किया, मैं कोशिश करूंगा कि कातिलों का पता जल्द अज जल्द चला सकूं। हाँ, मेरे आदमियों ने एक आदमी को अभी अभी ट्रैप किया है, वो उनका ताकुब कर रहा था, अब वो सामने खड़ा है, मैंने उसे गोली मारने का हुक्म दे दिया है। तालिब ने कहा। इंतहाई गलत हुक्म दिया है तुमने, उस पर तशद्दुद करके पता चलाओ कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है और क्यों तुम्हारे आदमियों का ताकुब कर रहा था। हो सकता है कि ये उसी पार्टी का आदमी हो जिसने नंबर 2 को कत्ल किया है। मिर्जा अशफाक ने कहा। लेकिन इस पार्टी को तुम्हारे और मेरे ताल्लुक का कैसे इल्म हो सकता है? तालिब ने कहा। होने को सब कुछ हो सकता है, एक सिर्फ हम ही शैतान नहीं, इस दुनिया में और भी बहुत से शैतान हो सकते हैं। मिर्जा अशफाक ने कहा। ओके, मैं पता करता हूँ, तालिब ने हंसते हुए कहा। जो कुछ मालूम हो उससे मुझे जरूर आगाह करना, मिर्जा ने कहा। अच्छा, तालिब ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो कैप्टन शकील की तरफ बड़ी खूनख्वार नजरों से देख रहा था और कैप्टन शकील वैसे ही लापरवाही से और बेनियाजी का मुजस्मा बना खड़ा था। इसे सुतून से बांध दो, तालिब ने गरजदार आवाज में अपने साथियों को हुक्म दिया। कैप्टन शकील ने सोचा अब मौका है कुछ कर गुजरने का, चुनाचे एक आदमी जैसे ही उसके करीब आया। कैप्टन शकील ने अपनी जगह से बिजली की सी तेजी से जंप किया और दूसरे लम्हे वो तालिब के सामने था। इससे पहले कि तालिब मौके की नज़ाकत को समझता, शकील ने फुर्ती से हाथ बढ़ाए और तालिब एक चक्कर खाकर उसके बाजू की गिरफ्त में आ गया। अब कैप्टन शकील तालिब की पुष्ट पर था। कैप्टन शकील का एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था और दूसरा उसकी कमर में। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारे बॉस की गर्दन तोड़ दूंगा। कैप्टन शकील की आवाज में तलवार की सिकाट थी। तालिब के साथी, जो अब इस अचानक और ऐसावी झटके से संभल गए थे, दोबारा अपनी जगह बेहिज़ो हरकत होकर रह गए। तालिब कैप्टन शकील की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता, कैप्टन शकील उसकी गर्दन पर बाजुओं का दबाव और ज्यादा बढ़ा देता। अपने आदमियों को कहो रिवॉल्वर गिरा दें, वरना। कैप्टन शकील ने अपने बाजू को एक जोरदार झटका देते हुए कहा। गिरा दो, तालिब ने घुटी घुटी आवाज में कहा और उसके साथियों ने परेशान होकर रिवॉल्वर नीचे गिरा दिए। सब दाएं कोने में सिमट जाओ, कैप्टन शकील ने करख आवाज में कहा और वो दोनों दाएं कोने में सिमट गए। तालिब की आंखें गर्दन पर दबाव की वजह से बाहर को उबल रही थी। उसका चेहरा अजियत की ज्यादती की वजह से बुरी तरह बिगड़ गया था। कैप्टन शकील उसे अपने साथ घसीटता हुआ आगे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। जब वो कमरे के दरमियान में पहुंचा तो तालिब ने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा और इससे पहले कि कैप्टन शकील उसकी इस खतरनाक हरकत को समझता, एक झटके के साथ उसके कदमों के तले से फर्श हट गया और वो दोनों तारीकी गार में गिर गए। गिरते हुए कैप्टन शकील का सर जोर से इस खला के कोने से टकराया और फिर तालिब की गर्दन पर कैप्टन शकील की गिरफ्त कमजोर होती चली गई। कैप्टन शकील के सर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। उसे बस इतना याद रहा कि वो तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा है और बस। और सफदर कैप्टन शकील का इशारा बखूबी समझ चुका था। चुनाचे कैप्टन शकील के हौल से बाहर निकलने के बाद वो भी हौल से बाहर निकलता चला गया।
और फिर उसकी टैक्सी कैप्टन शकील की टैक्सी के पीछे ही थी। जब एक कोठी के बाहर कार में से एक आदमी उतरकर कोठी में चला गया और कैप्टन शकील की टैक्सी कार के पीछे आगे बढ़ गई तो उसने वहीं रहकर कोठी की निगरानी करना मुनासिब समझा।